नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो इसी क्रम में प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा फुल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। ठीक है, इससे पहले एक अपलोड कर दिया था, ये दूसरा रहने वाला है। तो इससे अच्छे से देखिए, जो चीजें मैंने बताई है प्रैक्टिस सेट करने से पहले आपको एक पेन और पेज रखना है या ओएमआर सीट रखनी है। मेरे आंसर कहने से पहले आपको आंसर करना है और एंड में आपके कितने क्वेश्चन बने 100 में से कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए वो आपको कमेंट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एक कंपटीशन दिखेगा कि कितने बच्चे इस सेट में नंबर ला रहे हैं, जो सभी लोग कमेंट करेंगे। तो साथ ही प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, 50, 100, 60 जितने प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, जहां से मिलते हैं आप उनको अच्छे से कीजिएगा, वो आपका एक कॉन्फिडेंस क्या करेंगे बिल्ड करेंगे वहां से। ठीक है, शुरू करते हैं। जो जो क्वेश्चन पूछूंगा वो क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग देंगे यहाँ पे और आगे ऐसे हम चलते रहेंगे। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन है, जीएस से हम लेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 147 भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही है, इसको याद रखना। अगला है अनुच्छेद 147 का A1 जो क्लोज है, ठीक है, के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है। क्या अनिवार्य होता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को राय देना अनिवार्य होता है? क्या ये भी सही है? ये बताना है। ठीक है, तो इसमें ये सही नहीं है, ओनली एक ही सही है। ये कोई कंपल्सरी राय देना अनिवार्य नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या रहेगा, राइट रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है, दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया है? तो याद रखना, रियल टाइम गोल्ड एटीएम ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहां सेटअप किया है? ये किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, अगला है, निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? अब हमेशा मैं कहता हूं स्थानीय जो पवनें होती हैं, ठीक है, या जो क्या कहते हैं महासागरीय जो करंट होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पूछा गया है कि जो आल्प्स की घाटियां है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आल्प्स की घाटियां कौन से देश में है? पहले आपको ये बताना है, कॉन्टिनेंट या देश। चलो देश बताइए आप लोग। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? सिरोको, फॉन, हरमनटू या फिर खामसिन। हरमनटू तो आप इनके बारे में आपने सुना भी होगा, ठीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉन हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, 2025 परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? देखिए 2025 में क्या हुआ था, बजट जब आया था उसमें एमएसएमई की जो परिभाषा थी उसको चेंज कर दिया था। ठीक है, अलग अलग उसमें जो 3 सूक्ष्म लघु और मध्यम तीनों होते हैं उसमें क्राइटेरिया कुछ बढ़ा दिया था, घटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सूक्ष्म की परिभाषा यहाँ पे 2025 के अकॉर्डिंग कौन सी करके ये पूछा गया है। ठीक है, देख पहला कह रहा है संयंत्र और मशीनरी में निवेश 50 लाख नहीं, इसमें 50 लाख आपका यहाँ पे नहीं था, किसके हम सूक्ष्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, संयंत्र और मशीनरी में 75 लाख, ये भी नहीं था। संयंत्र और मशीनरी में निवेश हाँ 2.5 करोड़ रुपए था। ठीक है, और वार्षिक टर्नओवर बोला था, देखिए हर किसी का ना 4% कर दिया था। जैसे 50 लाख है, इसका 1 करोड़ कर दिया था। 50 लाख का जैसे 75 का क्या होगा, 4 गुना। तो यहाँ पे देखिए 2.5 का 4 गुना तो 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। 2.5 करोड़ का यहाँ पे निवेश होना चाहिए और उसका टर्नओवर जो होना चाहिए वो 10 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको एक बार बजट अच्छे से पढ़ लेना है और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उसको टिक कर लो और एंड वीडियो खत्म होने के बाद आपके जहां जहां क्वेश्चन गलत थे जो आपको नहीं आए वो आपको अभी रेडी कर लेना वीडियो के बाद। ठीक है, कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन सही नहीं हुए करके। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। अगला है, गरीबी और अकाल पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ, VKR राव, जगदीश भगवत या फिर अमृत सेन। तो पोवर्टी और जो बुक आई थी, ठीक है, गरीबी और जो अकाल जो आई थी वो किसकी बुक थी? ये थी अमृत सेन की। ठीक है, अगला है, ज्वालामुखी का मुंह किस नाम से जाना जाता है? तो ज्वालामुखी जो मुंह होता है ना उसको शंकु कहते हैं, पाइप कहते हैं, क्रेटर कहते हैं या फिर उसको वेंट कहते हैं। तो आपने अगर सही से ज्योग्राफी पढ़ी है तो जो ज्वालामुखी का मुंह होता है ना इस टाइप से ज्वालामुखी होगा, तो ये जो इसका मुंह होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस उद्देश्य से बॉन्ड फॉरवर्ड मापदंड जारी किए हैं? ठीक है, बॉन्ड फॉरवर्ड मापदंड जारी किए हैं किसने? आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो आप बताना है यहाँ पे किस लिए? मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के लिए, ब्रॉड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने के लिए, बैंकों की आय बढ़ाने के लिए या फिर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है ना उसको आकर्षित अपनी ओर खींचने के लिए। तो ये किसके लिए शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था जो बॉन्ड डेरिवेटिव बाजार को गहन बनाने के लिए क्या किया था, यहाँ पे शुरू किया गया था बॉन्ड फॉरवर्ड मापदंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां है, चंद्रयान 5 लूफेक्स मिशन के किन देशों के बीच एक संयुक्त परियोजना है? ठीक है, ये ज्वाइंट परियोजना है
चंद्रयान 5 के लिए कि किन किन के बीच है, भारत और अमेरिका, भारत और रूस, भारत और जापान, भारत और फ्रांस। मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूं, तब तक आप लोग भी क्या करेंगे, अपना आंसर वहां पे टिक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत और जापान के बीच में है। तो भारत की इसरो है, ऐसे ही जापान की बात करेंगे तो जाक्सा है। ठीक है, स्पेस एजेंसी की बात कर रहा हूं मैं, तो इनकी जाक्सा है, इंडिया की क्या इसरो है। नासा किसकी है, नासा अमेरिका की है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगला है, जिलिल्ला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बलबन या फिर इल्तुतमिश के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था बलबन के द्वारा। तो सिजदा पावो जितनी भी प्रथाएं थी ना, वो सब बलबन के टाइम से ही थी। ठीक है, झुक के सलाम करना होता था। ठीक है, सिजदा में मतलब आगे झुक के ऐसे सलाम करना होता था उसको। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में बहुत बार इनको पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की, कहां पे, बालासोर में, कलकत्ता में, श्रीरामपुर में या फिर चिंसुरा में। तो इसकी बात डचों की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करूं, भारत में जैसे जो आते हैं ना, जो कह सकते यूरोपियन जो आते हैं, उनका जो क्रम क्या है, ऐसे याद रखो इसको, पैसा दे भाई दे फास्ट। पहले पुर्तगीज आते हैं, ठीक है, फिर डेनिस आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेंस आते हैं, फिर क्या आते हैं, और फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे आप डच जो आए, तो डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की जो स्थापना की थी, वो कहां पे की गई थी, वो की थी चिंसुरा में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11वां है, मगध महाजनपद की राजधानी थी, पाटलिपुत्र, अवंती, गांधार या फिर अंग। अगर हम मगध साम्राज्य की बात करेंगे, मगध महाजनपद की अगर बात करते हैं, तो इसकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र में थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12वां है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना हुई थी 1985, 1949, 1991 या फिर 1961 में। तो कृषि लागत या मूल्य अगर आयोग की हम बात करते हैं, तो इसकी स्थापना होती है 1965 में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 1991 में क्या होता है, हमारे एलपीजी रिफॉर्म आते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद जितनी भी एमएनसीज थी, भारत में एमएनसीज कंपनी सेटअप हो गई थी, और यहाँ पे हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो खत्म हो चुका था, और भारत एकदम मंदी के उसमें पहुंचने वाला था। बट फिर जैसे ही यहाँ पे सरकार किसकी थी, यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो आपके मनमोहन सिंह जी थे, और प्रधानमंत्री राव जी थे। इनके द्वारा क्या किया यहाँ पे, नरसिम्हा राव जो थे, इसके द्वारा एलपीजी रिफॉर्म लाया गया, और अभी की टाइम पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी एमएनसी इंडिया में है यहाँ पे। ठीक है, चलिए 13वां है, 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। जो कारखाना अधिनियम था ना, 1881 में आता है। ठीक है, तो किसके टाइम पे होता है, अब सिंपली आपको 1881 पता होना चाहिए। अब जैसे 1881 है ना, तो आपके दिमाग में वाइसराय घूमना चाहिए यहाँ पे कौन था करके। देखिए अब 1882, 1878 मैं बहुत बार आपको क्लियर चीजें करता हूं कि यहाँ पे वर्नाकुलर एक्ट आया था, रिपन ने इसको क्या किया था, लिटन ने इसको लगाया था, रिपन ने इसको काटा था, रिपन काट दिया था, 1878 में लगाया था, 1882 में इसको खत्म कर दिया था। तो 1881 का पूछ रहे हैं, तो 1881 में कौन था, लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन थे यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, पर्वत और साथ में उनके देश यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए पहला अगर हम बात करते हैं, तो पहला किलिमंजारो दिया है। कौन सा दिया है, किलिमंजारो दिया है। तो ये कहाँ है, तंजानिया में है। ठीक है, पहला आपका थर्ड हो जाएगा। डुक्कल की बात करेंगे, रुक्कल कहां पर है, ये है आपका मोरक्को में है। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। स्टेनल की बात करेंगे, स्टेनल की बात करें, ये युगांडा में है आपका, ये आपका 4th हो जाएगा। और हापर कहां है, ये अल्जीरिया में है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारा, 3142। तो 313 वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, 3142 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप चीजों को कर रहे होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आपको 1 सेकंड लगता है, देखिए अगर हाँ 1 घंटे की वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए 1 घंटे मेहनत की जा रही है, तो वहां पे आप 1 सेकंड निकाल के लाइक वीडियो को कर सकते, लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है शारदा अधिनियम। देखिए शारदा अधिनियम कब आता है, जो शारदा अधिनियम था ये आता है 1929 में आता है। ठीक है, इसमें जो मेल की एज होती है, मैरिज एज, वो आपकी 18 साल होती है, और फीमेल की आपकी 14 साल होती है। बाद में इसको चेंज कर दिया गया, बाद में फिर 18 और 21 कर दी गई। ठीक है, इसके नेहरू रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो नेहरू रिपोर्ट थी ये आती है आपकी 10 अगस्त 1928 को। किसके लिए आई थी, संविधान का एक मसौदा तैयार करने के लिए, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए। ठीक है, अब हम दांडी मार्च की बात करेंगे, तो दांडी मार्च होता है, ये होता है 12 मार्च से लेके ये होता है 6 अप्रैल तक। ठीक है, कब होता है, 1930 में होता है। ठीक है, अगला है आपका यहाँ पे साइमन कमीशन का आगमन। तो देखिए साइमन कमीशन का जो आगमन होता है वो 8 नवंबर 1927 को, मतलब शारदा क्या होता है, साइमन गठन की बात कर रहा है। ठीक है, आगमन तो बाद में होता है। आगमन जो होता है इसका वो होता है 3 फरवरी
1928 को, वो गठन कह रहा है तो 27 हो जाएगा। ठीक है, गठन पहले हो गया था, इंडिया जब आता है तो 3 अप्रैल 1928 को आता है, बट हमें यहाँ पे गठन कह रहा है तो 1927 हो जाएगा। अब इसको अरेंज करेंगे, देखिए 1927 वाला एक पहला ये है साइमन का, तो पहला तीसरा आएगा। ठीक है, तो 3 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो पहला हमारा जाएगा कौन सा, तीसरा। ठीक है, इसके बाद 1928 दूसरा नेहरू रिपोर्ट आ जाएगी। नेहरू रिपोर्ट के बाद आपका शारदा अधिनियम आता है, शारदा अधिनियम के बाद यहाँ पे आता है आपका 1920 के बाद 1930 आता है। ठीक है, तो आपका ये ना डिमार्च हो जाएगा। क्लियर है? देखिए थोड़ा यहाँ पे चीजें प्रॉब्लम हो रही है, बट आप एडजस्ट करें ना, मैं बोलता रहा हूँ हर चीज को लिखने से पहले। ठीक है, क्योंकि थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है, कह रहा है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, साहूकार या सरकारी साख समितियां। तो इसमें से कौन सा राइट है, कह रहा है कौन सा इसमें कह रहा है कृषि साख का संस्थागत स्रोत यहाँ पे नहीं है, तो साहूकार इसमें नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, सूचियों का मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 समितियां दी गई हैं जो कि हमारी पंचायत राज से रिलेटेड समितियां हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है बलवंत राय मेहता समिति। ये कब बनती है, 1957 में बनती है। ठीक है, ये पहला 1 हो जाएगा। अशोक मेहता समिति की बात करूंगा तो 1977, ये आपका 2 हो जाएगा। LM सिंघवी समिति 1986, ये आपका 3rd हो जाएगा। और PK थुंगन समिति ये होती है आपकी 1989, ये आपका 4th हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 2 वाला एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? 18वां है, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है। देखिए अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जो चेन्नई की जलवायु है वो कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है। देखिए क्यों रहेगी, क्योंकि चेन्नई क्या है, समुद्र से नीचे, मतलब बहुत नीचे को है। ठीक है, समुद्र से ऊंचाई उसकी कम है, और हमारी जो चेन्नई जो कोलकाता है वो थोड़ा क्या है हाइट पे है, सीधे क्या होता है सी लेवल से वो बढ़ता रहता है। ठीक है, अब तो कह रहा है कि यहाँ पे दोनों है समुद्र किनारे। ठीक है, उससे मैटर नहीं करता है कि समुद्र किनारे नहीं है, क्योंकि उसका सी लेवल से इस पे हाइट देखते हैं कितनी है करके। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो क्वेश्चन है चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। ये बिल्कुल आपका क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसी कारण क्या होता है चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु में तुलना में गर्म रहती है, क्योंकि वो क्या है विषुवत रेखा से नजदीक में है। अब वही कोलकाता क्या है, ये आप ट्रॉपिकल कर्क रेखा है उसके पास में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी आ रहे हैं। 19वां है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है। पहला कह रहा है पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। देखिए पृथ्वी क्या है, जैसे पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या करती है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है, ये आपको पता होगा, इसके बारे में सबने पढ़ा होगा। तो पहला तो आपका यहाँ पे क्या है पश्चिम से कह रहा है पूर्व की तरफ घूमती है, जिसकी घूमने के कारण मौसम परिवर्तन, देखिए घूमते पर मौसम परिवर्तन इससे नहीं होता है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है यहाँ पे पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन घटती है। क्या पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से कारण धरती में रात और दिन घटित होते हैं? नहीं, ये भी क्या है गलत है। तो पृथ्वी के चक्कर लगाने से नहीं होता है। ठीक है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के चार नहीं, ये गलत होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। ठीक है, तो सूर्य क्या होते हैं आगे पीछे उसमें होते हैं, तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो दोनों गलत दिए हुए हैं, तो असत्य दोनों हो जाएंगे गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से कारण धरती पर रात व दिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। ठीक है, और अपने अक्ष पर क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या करती है, यहाँ पे घूर्णन करती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन है, सरकार के डिजिटल क्रांति प्रयासों के संबंध में जैम के 3 तथ्य क्या है। देखिए जैम की बोला गया है जनता आवास मनी, जन धन आधार मोबाइल, जीवन आधार मुद्रा, जन धन आधार मनी। तो जो सरकार की डिजिटल क्रांति प्रयास है उसमें जेम का मतलब पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब होता है जय का है जन धन, ए का है आधार और एम का है मोबाइल। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। 21वां है, सूचियों का मिलान करना है। देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है शिक्षा का अधिकार, साक्षर भारत, भोजन का अधिकार, मौलिक कर्तव्य। अब सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करनी होगी, कुछ भी नहीं आता है, सिंपल आपको मौलिक कर्तव्य मैंने बताए हुए हैं। मौलिक कर्तव्य हमने क्या किए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें ऐड हुए थे। तो पहला तो 3 हो जाएगा, तो डी का 3 होगा। तो डी का 3 यहां तो है नहीं, यहां भी नहीं है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले का क्या हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार 2010 हो जाएगा। ठीक है, जिसमें फंडामेंटल राइट बनाया गया था इसको। ठीक है, एजुकेशन को 21 में ऐड कर लिया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका 3rd हो जाएगा। अब कह रहा है साक्षर भारत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो साक्षर भारत आया था 2009 में।
तो ये आपका चौथा हो जाएगा। और भोजन का अधिकार 2003, जहां पे हमको क्या हुआ है, जब से राशन वगैरह मिलने शुरू हुए थे, ठीक है, तो ये एक्ट लाए गए थे, ये 1 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए न्यूज में भी काफी रहते हैं, ज्ञानेश कुमार जी, काफी आप सबको इसके बारे में अवेयर होंगे, ठीक है। और अभी तो एसआईआर चल रहा है आजकल, तो उसमें तो काफी न्यूज में ममता बनर्जी ने वैसे ही दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे उनके खिलाफ तहरीर दी है, ठीक है। तो चीजें बहुत चल रही है, अगर आप रेगुलरली न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो आपको चीजें हो जाएंगी। तो देखिए मुख्य सूचना जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, इनको अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। 23 है, वर्ष 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिशन समाज डिफरेंस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? और की कब थी? 1906 में की थी। वी आर अंबेडकर, वी आर सिंधे, महात्मा गांधी, अभी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका वी आर सिंधे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? 24वां है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, क्या घोषित करता है? राज्यों का संघ, सहकारी राज्य, गलत, संघीय राज्य, ये भी आपका गलत, स्वतंत्र राज्य नहीं, राज्यों का संघ। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहां हुआ है? लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली या फिर करनाल में? तो इसका उद्घाटन हुआ था आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ है, ठीक है। 26वां है, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिक का नाम बताइए आप लोग। बिगिनर्स ऑटोमेटिक सॉल्यूशन, बिगिनर्स, इसको डायरेक्टली याद कर लो आप, इसकी फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है? 27वां है, एमएस वर्ड में विभिन्न पदों वाले एक पत्र की कई प्रतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मल्टीपल मर्ज, मल्टीपल कॉपिंग, कॉपीज, या फिर मेल मर्ज, या फिर उपरोक्त सभी, ठीक है। देखिए एमएस वर्ड में कह रहा है ये किसी भी पदों, विभिन्न पदों वाले एक पत्र की कई प्रतियां को बनानी है आपको, ठीक है, उपयोग करना है उनका। तो आप उसमें क्या करेंगे? तो सिंपल बात है, मेल को क्या करेंगे? मर्ज कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कंप्यूटर माउस का प्रकार है? मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस, या फिर उपरोक्त सभी? तो कंप्यूटर माउस का प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए आजकल क्या हो रहा है, ऑप्टिकल क्या आ रहे हैं, माउस भी आ रहे हैं, मैकेनिकल माउस भी आ रहे हैं, और वायरलेस माउस भी आ रहे हैं, तो सभी हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 29वां है, एंटीवायरस किस तरह का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो राइट ऑप्शन है आपका, तो एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 30वां, निर्वात ट्यूब, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, का उपयोग कब हुआ था? तो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग शुरू हुआ था वो कौन सी पीढ़ी में हुआ था? फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फिर फोर्थ में? तो ये हुआ था आपका प्रथम पीढ़ी में हुआ था, ठीक है, निर्वात ट्यूब का, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये हमारे जीएस के क्वेश्चन थे। अब हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है रीजनिंग में, तुम उत्तर दिशा में जाओ, ठीक है, पहले आप जैसे खड़े थे यहाँ पे तो आप उत्तर हुए, ठीक है, यहाँ से मानता हूँ, यहाँ से चलिए उत्तर में गए, जाओ, फिर यहाँ दाहिने मुड़ो, तो दाहिने आपका ये रहेगा, आप यहाँ मुड़े, फिर दोबारा दाहिने मुड़ेंगे तो जहां जो जा रहे थे दाहिना नीचे को हो जाएगा आपका, और फिर बाएं मुड़ो, अब बायां आपका यहाँ को हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आ गए हो। अब तुम किस दिशा में खड़े हो? तो आप किस दिशा में खड़े हो? आप कहाँ हो? पश्चिम दिशा में खड़े हो, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। नहीं देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि तुम उत्तर दिशा में गए, जहां पर से हमने स्टार्ट किया जाना, ठीक है, यहां पर से स्टार्ट किया था हमने जाना, तो हम उत्तर में गए थे, ठीक है, फिर वहां से दाहिने मुड़े तो हम इधर आ गए थे, फिर दोबारा दाहिने जाओ, फिर दोबारा हम दाहिने मुड़े थे इधर, फिर हम यहाँ को आ गए थे, ठीक है, फिर हम बाएं मुड़े, फिर हम बाएं मुड़े यहाँ, ठीक है। अब तुम किस दिशा में खड़े हो? देखो हम खड़े तो अभी भी यहीं पे है ना, पूरब में ही खड़े हैं ना अभी हम, उसने हम यहाँ थोड़ी पहुंचे हुए हैं, ऐसा कोई डायरेक्शन तो दिया था, हम यहीं पे हैं, ठीक है, तो इसका पूरब हो जाएगा। अगर आप किस दिशा में मुंह कहता तो आप पश्चिम कहते, पर उसने बोला किस दिशा में खड़े हो बोला है, तो खड़े अभी भी हम पूरब में ही है, ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 32वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण सही बनेगा? देखिए अब ये क्या है, आपको बॉड मास रूल लगाना है और यहाँ पे इसमें क्या करना है आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस और माइनस को चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस करता हूँ, यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए इससे हम 4 से कट करेंगे, 3 बार कट कर देंगे, पहले हम इसको 8 या 24, ठीक है, तो 5 माइनस 24 और यहाँ पे हमारा क्या था प्लस था, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं से ऑप्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है, हमारा यहाँ पे 3 नहीं आएगा क्योंकि 24 इसको माइनस भी करेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, 19 प्लस 3, ये फिर हमारा 3 नहीं आ रहा है,
ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, अब 200 अप्लाई करेंगे। देखिए रीजनिंग क्या है ना, प्रैक्टिस से ही आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतनी आपको क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। चलिए अगला देखते हैं, हम 200 अप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस और भाग को चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे हम भाग का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है। अब कैसे होगा, तो देखिए अब क्या होगा हमारे पास, 5 + 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको कट करेंगे तो 3 से इसको कट करूंगा मैं, तो 4 बार कट हो जाएगा, और 4 से फिर मैं इस 4 को भी क्या करूंगा, 4 से इसको कट करूंगा, 2 बार कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 + 2 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। 7 माइनस हमारा ये क्या है, 4 बचा हुआ है, तो इसको माइनस करूंगा तो 3 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है आपका 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल क्या बैठा है, यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है। ये बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको बॉड मास पता होना चाहिए। पहले आपका क्या करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस माइनस इस टाइप से, पहले ब्रैकेट खोलते हैं इस टाइप से, ठीक है। स्टार्टिंग में ब्रैकेट खोलेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर भाग के बाद गुणा करेंगे, फिर माइनस प्लस, तो आप जो भी कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो बॉड मास पता होना चाहिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 33वें क्वेश्चन में, एक 3 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद करना है। कैसे करना है, पहले बोला है 3 सेंटीमीटर के ठोस घन को, देखिए 3 घन की बात करेंगे तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन पता होना चाहिए, भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं ए क्यूब लेके चल रहा हूं, तो ए क्यूब में क्या कह रहा है, 3 कह रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 का क्यूब करूंगा पहले, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा कह रहा है 1 सेंटीमीटर, तो अगला क्या करेंगे, ए का क्यूब, दो छोटे वाले के लिए, ये आपका बड़ा वाला है घन, ये आपका छोटा वाला मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका 1 का क्यूब हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है 27 होता है ना, 27 हो गया, डिवाइड बाई 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो टोटल घनों की संख्या, तो टोटल घन कितने बनेंगे, तो 27 ही बनेंगे यहाँ पे, तो 27 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो 27 घन यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये घन ग्राफ वाला एक चैप्टर एक बार कर लेना, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। चलो इसको हम क्या करेंगे, अब इरेज करेंगे और आगे अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा ध्यान देना होता कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 5 हैं, ऐसे आपको 5 ढूंढने हैं, ठीक है, जिसके ठीक पहले कह रहा है 6 आ रहा है और साथ ठीक बाद में 7 आ रहा है। तो देखिए पहला 5 पकड़ो, 1 5 ये था हमारा, 1 5 ये है, 1 5 ये है, 1 5 ये है, और 1 5 यहां पे दिया है, और तो कोई 5 नहीं है। अब देखो उस 5 से पहले 6 है या नहीं है, देखिए यहाँ पे 6 है, बाद में 7 है, एक हमको ये मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 था पर इससे पहले 7 था, फिर 6 था, तो ये नहीं काउंट करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए 5 है, इससे पहले 6 है, फिर 7 है, एक हम इसको काउंट करेंगे, 1 हो गया। देखिए अब यहाँ पे देखिए 5 था, पहले 7 था, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर भी इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो कितना आ रहा है हमारा, 2 ही मिले हमें, ऐसे 5 2 ही मिले, जिससे पहले 6, ठीक पहले 6 था, बाद में 7 था, तो 2 मिले, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन को करना है आपको। अगला है 35वां, एक परिवार में प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में भाई और बहनें हैं, और प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगनी है, परिवार में कितने बेटे हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। अब आपको क्या करना है, एक परिवार बनाना है, उसमें प्रत्येक बेटी के पास समान संख्या में कह रहा है भाई है, ठीक है, मतलब जितनी बेटियां हैं, जितनी बेटियां होंगी उतने समान क्या होंगे, भाई भी होंगे और बहनें हैं, ठीक है, भाई बहन कुछ भी कह सकते हैं। और प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगनी है कह रहे हैं, ठीक है। परिवार में कितने बेटे हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है, देखिए प्रत्येक बेटी के पास कह रहा है, प्रत्येक बेटे के पास भाइयों की तुलना में बहनें दुगनी है, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग करेंगे, इसका आंसर 3 आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 बेटियां होंगी, और सॉरी 3 भाई होंगे, और इसमें बेटे और 4 बहनें होंगी, ठीक है। तो इसको आप कहिए ना, इसका आंसर 3 होगा। तो ये अब मैं यहाँ पे बताऊंगा ना, तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई D1 D2 मानना पड़ेगा, इस टाइप से करना पड़ेगा। इसको आप लोग ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं आगे भी वीडियोस जो मेरी आएंगी उसमें बता दूंगा, कमेंट पढ़ लूंगा आप लोगों के, ठीक है। अगर आप लोगों का हो जाएगा तो ठीक ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे D1 D2 ऐसे बनाऊंगा तो आपको वैसे ही कंफ्यूज जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे अगला कह रहा है, एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, एक्स से 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए अब यहाँ पे एक्स है, ये क्या कर रहा है, उत्तर की ओर चल रहा है 40 मीटर, फिर मुड़कर, ये एक्स है, ठीक है, एक्स से चल रहा है, फिर मुड़कर पश्चिम 80 चलता है, यहां को चला 80 चलता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर, अब जो यहाँ पे है तो इसका दाहिना ऊपर को रहेगा, यहाँ पे चलेगा ये 50 मीटर चलता है। उसी समय y क्या करता है, 90 मीटर उत्तर की ओर, अब यहां पर से y चलेगा,
ये 90 मीटर चलेगा ऊपर को, ये 80 गया था, ये 90 जाएगा, ये 40 था, ठीक है। अब ये 90 जाएगा, इसको 90 लिख लो यहाँ पे। उत्तर चलता है x की स्थिति में अब y कहां पर है, तो x की स्थिति में y कहां पर है कह रहा है, ठीक है। x और y एक ही बिंदु चलना प्रारंभ करते हैं, x मीटर, देखिए x यहां पे पहुंच चुका है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि लास्ट में x की स्थिति में से अब y, x तो आपका यहां पे पहुंच गया है, तो y कहां है कह रहा है, ठीक है। सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, जब फिगर बन गया है तो क्वेश्चन तो सीधे बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये कितना था, ये आपका 80 मीटर है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे ये 40 गया था, ये 90 गया, क्यों गया 90, ये 90 गया था, तो ये 40 और इस 50 को जोड़ेंगे तो पहुंचा तो यहीं पे ना, y यहां पे पहुंच गया, x यहां पहुंच गया, बट इनके बीच का डिस्टेंस देखो, बीच का 80 रहेगा दोनों के बीच में, तो इसका मतलब है क्या होगा, y जो है x से 80 मीटर पूर्व में है, ठीक है। तो y जो है पूरब में है ना, यहाँ इसका x का पूरब रहेगा इधर साइड, तो x ये क्या है, पूरब में है, तो क्वेश्चन देखिए पूरब में है, तो y नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, y क्या है, x से 80 मीटर पूरब में है, तो y आपका यहां पर है, x आपका इधर पे है, क्योंकि ये पहले 40 चला था, फिर यहां से 80 यहां गया था, 50 यहां 90, तो इसने क्या किया, y ने एक ही बार में 90 चल दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है y 90, तो पहुंच तो यहीं पे गए, सेम दोनों पहुंच गए, बट 80 मीटर क्या है, ये पूरब में है y यहाँ पे, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्रिकेट खेल है तो पुस्तक पढ़ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुस्तक पढ़ना नहीं है, पढ़नी होती है वो अलग चीज है। राजा शासन करता है हिंदी भाषा, हाँ हिंदी भाषा बिल्कुल राइट है, क्योंकि क्रिकेट जैसे खेल है तो हिंदी क्या हमारी भाषा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 38वां है, निम्न प्रश्न में उत्तर रेखाकृत में कौन सी आकृति दी हुई है, प्रश्न आकृति बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब दिखाती है। देखिए अब जब यहाँ पे दर्पण बनेगा तो ये जो फिगर है यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो था ना, ये इधर साइड चले जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो इसमें एक ही में दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। 39वां है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। अब त्रिभुजों की गणना करना आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। देखिए पहले इसमें आपका 3, जैसे आप ऐसे पढ़ते होंगे ना, मैं बताता हूं, तो 1 2, तो 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आते हैं। तो जो ये वाला फिगर है इसमें 3 है, ये वाला जो फिगर है इसमें 3 है, ये वाला जो फिगर है इसमें 3 है, ये वाला जो फिगर है इसमें 3 है, तो कितने बन गए, 3 6 12, तो हमारे पास ये मिल गए हैं, क्लियर है। तो 12 हमारे पास ये मिल गए। इसके बाद देखिए एक ये वाला बनेगा 13, ये वाला 14, ये वाला 15, ये वाला 16, ठीक है। उसके बाद एक 16 हो गए। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूं, 16 हुए, 16 के बाद एक हमारा ये पूरा बन गया 17, एक ये वाला हमारा 18 बन गया। इसी क्रम में एक नीचे को बनेगा ये वाला, ठीक है, 19, एक ये वाला 20, टोटल कितने बने, 20 बने, ठीक है। समझ में आया होगा। फिर से बता रहा हूं, जिसको समझ में नहीं आएगी कैसे काउंट किए मैंने, देखिए अलग अलग काउंट करूंगा। मैंने आपसे कहा जब हम फिगर बनाते हैं इस टाइप से, ये इसमें 1 और 2 लिखते हैं तो ये टोटल 3 हो जाते हैं। तो जैसे यहां पे देखिए ये 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, तो 12 हो गए। इसके बाद 12 के बाद एक ये पूरा 13, एक ये पूरा 14, तो ऐसे एक ये पूरा 15, एक ये पूरा 16 ये हो गए। 17 18 ये वाला बनेगा जो, ठीक है, 19 20, क्लियर हो गया। आप लोगों को बता दिया मैंने टोटल 20 कैसे बने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला मैंने पहले काउंट, जैसे 4 वाले काउंट किए थे ना मैंने, ये वाले किए थे, ठीक है, ये वाले 4 काउंट किए, 2 3 4, लास्ट वाले जो थे ऐसे काउंट किए थे, तो क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गए 20। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। चलिए अब हमारे उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे, लास्ट में हम हिंदी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तराखंड में के लेखक डॉक्टर शेखर पाठक है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से किसके, कौन सी बुक है जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर शेखर पाठक जी हैं। तो कूली बेगार प्रथा कौन सी है, यहाँ पे कूली बेगार प्रथा के, ठीक है। अगला है, रत्न कवि ने फतेह शाह को अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश में संज्ञा दी थी, तो कौन सी संज्ञा यहाँ पे दी गई थी। तो पहला कह रहा है हिंदों का रक्षक, बिल्कुल आपका सही। सील का सागर, बिल्कुल सही। उड़ंदों को दंड देने वाला, बिल्कुल सही, ठीक है। तो तीनों सही है। विद्वानों का था यहाँ पे नहीं कहा था। तो 1 2 और 3, 1 2 3
हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43वां है, निम्न कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पे ये कह रहा है, जो कि क्या है बिल्कुल आपका सही है। क्लियर है। अगला कह रहा है नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जाने वाले सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर यह संपूर्ण उत्तराखंड राज्य में लागू होगा। बिल्कुल सही है, तो दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 44वां है, सूचियों का मिलान करना है, प्रागैतिहासिक स्थल और खोजकर्ता यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए किसने किसकी खोज की थी। तो ग्वारे कुडियार की अगर बात करता हूं तो इसकी खोज की थी राकेश भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो पहला आपका दूसरा हो जाएगा। लाखोडियार की बात करूंगा तो डॉक्टर एमपी जोशी, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका हम पैटशाला की अगर बात करते हैं तो हम अगर देखते हैं सी, पैटशाला की अगर हम बात करते हैं तो पैटशाला की खोज की थी यशोधर मठवाल, तो ये आपका चौथा हो जाएगा। और मलारी से महापाषाणकालीन सभागार श्री प्रसाद डबराल, ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो 2143, तो 21 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45वां है, उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। अब ध्यान से देखना, विधेयक लोकसभा में पास कह रहा है, पहली बार जब ये प्रेजेंट होता है ये 27 जुलाई को होता है। ठीक है, 27 जुलाई 2000 को ये पहले पेश होता है। ठीक है, अगर पारित की बात करेगा तो पारित होता है 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा से होता है 10 अगस्त को, और इसी के साथ ही राष्ट्रपति की परमिशन की बात करेंगे, ये 2 डेट होता है। देखिए, अगर हम परीक्षावाणी पढ़ते हैं तो उसमें दिया है 28 अगस्त, अगर आप बीएसनी की पढ़ते हैं तो उसमें दिया है 25 अगस्त। एग्जाम में आपकी एक ही डेट आएगी, जो दिखेगी उसमें राइट मार लेना। ठीक है, तो आप दोनों बताना जरूरी होता है, क्योंकि कोई परीक्षावाणी भी सही मानते हैं, कोई उसको भी सही मानते हैं। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आएगा तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं हो, कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी डेट जो भी दिया होगा आपको राइट मानना, तो 28 भी और 25 भी दोनों में जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, निम्न में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, देखिए पहला कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। रोही सराताल उत्तरकाशी में, ठीक है ये सही है। भराड़सर ताल उत्तरकाशी में, लामा ताल उत्तरकाशी में, बधानी ताल चमोली में। तो यहाँ पे क्या है, जो बधानी ताल है ना वो चमोली में नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि बधानी ताल आपका कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, चमोली में नहीं है। क्लियर है। 47 है, निम्न कथनों पर विचार करें व कूट द्वारा सही विकल्प का चुनाव करें। तो कह रहा है ग्रेटर हिमालय क्षेत्र राज्य के 4 जनपदों में फैला हुआ है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है जो कि आपका क्या है यहाँ पे गलत है। ठीक है, फूलों की घाटी बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत आती है, सही है। राज्य में पश्चिमी नंदा देवी ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, तो ये भी आपका सही है। 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कुफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। शारदा नदी, सरयू नदी या फिर पिंडर नदी, क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगी आपकी पिंडर नदी की है। क्लियर है। अगला है 49, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। तो ये बनाया गया था 15 जनवरी 2009 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 50वां है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। देखिए बिल्कुल सही है, जो पंचायत के इलेक्शन होंगे उसको राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ये बिल्कुल आपका क्या है सही दिया हुआ है पहला तो। ठीक है, अगला कह रहा है उत्तराखंड में पंचायती राज विधेयक 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया, बिल्कुल ये भी सही है। अगला है अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन की जो बात करेगा वो के में बात करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही, मैंने आपको पहले बताया था। डी में आरक्षण की बात करता है, आई में इनकम की बात करता है, वाई में टेन्योर कितना रहेगा उसकी बात करता है, और के में इलेक्शन की बात करता है, निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, तो तीनों सही दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। 51वां है, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है शिलालेख है और स्थान दिए हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है मणदेव का शिलालेख, जो कि आपका नाला गुप्तकाशी में है, ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, धारसिल शिलालेख ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, ये भी सही है। मालझूल लक्ष्मी नारायण मंदिर शिलालेख टिहरी में बिल्कुल सही है, पर पलेटी शिलालेख उत्तरकाशी में नहीं है, टिहरी में हो जाएगा पलेटी शिलालेख। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत, क्योंकि हमको डी यहाँ पे पूछा गया था। 52 है, जौनसारी जनजाति के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार करना है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है हारुल नृत्य या
परात नृत्य जौनसार में किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं एक बार, हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते तो गलती हो जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है गलत विकल्प बताना है। देखिए इसको पढ़ लेना हमेशा, आपको आते भी होंगे ना तो इनने गलत पूछा है। ठीक है, तो पहला तो सही दिया हुआ है। हर नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही है आपका। जौनसारी लोगों का लोक नृत्य वारदा नाटी है, ये भी आपका सही है। जौनसार के प्रमुख लोकगीत हारुल, मांगल, केदार छापा, विरासु, रणारात, सिलोंगू, छोड़े एवं गोड़बड़ा आदि हैं, ये भी सही है। तो सभी सही दिए तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी क्या है, गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे। 53 है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो ये कौन सी है, ये है शीतल राज। ऑप्शन नंबर सी। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो इस कौन करता है, भोटे जनजाति करती है, बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है 55, उत्तरकाशी में प्रतिवर्ष चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को निम्न में से कौन सी एक दिवसीय पौराणिक विधान वाली यात्रा प्रारंभ होती है। अब किसकी बात कर रहा है, उत्तरकाशी में होता है, पहली बात। दूसरा, कब होता है, प्रतिवर्ष चैत्र माह में होता है। कब, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की तिथि को होता है। ठीक है, तो इसको अब इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ाई होगा अपने बुक में। ठीक है, इसको कहते हैं वारुणी पंचकोशी यात्रा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक है, आपको आंसर देना है लास्ट में कितने आपके बिल्कुल सही हुए हैं क्वेश्चन। चलिए अगला 56, कत्यूरी काल में प्रभावतार या फिर इसको कहते हैं प्रमातार कौन थे। ठीक है, प्रभावतार यहाँ पे कौन थे, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आपने परीक्षा हर किसी में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में ये परीक्षा वाली हर किसी किताब में इसके बारे में दिया यहाँ पे है। तो ये होते थे भूमि की माप करने वाले अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी। 57 है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। देखिए आजकल ना भूस्खलन से भी क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे मैंने वन लाइनर दिया है यहाँ पे, बट इसमें क्या हो रहा है आजकल मैचिंग फॉलोइंग में ही क्वेश्चन पूछ ले रहा है। ठीक है, अगर हम नैनीताल की बात करेंगे तो भूस्खलन ये आता है 18 सितंबर 1880 को आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58वां है, अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित कब हुआ था। देखिए अब अल्मोड़ा में ना दो चीजें हैं, एक जेल अलग है और थाना अलग है। जेल की बात करेंगे तो 1816 के आसपास की बात है। अगर हम पुलिस थाने की बात करते हैं तो ये 1836 के राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1836-37 के राउंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, पवार राजवंश संबंधी साहित्य रचनाओं को उनके रचनाकारों से सुमिलित करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है रचना और रचनाकार दिए हैं। रामायण प्रदीप की अगर बात करते हैं, अगर हम सॉरी रामायण प्रदीप की बात करते हैं तो मेधाकर शर्मा, तो ये आपका 1। गढ़राज वंश मुलाराम 2। कीर्ति विलास सदानंद डबराल 3। गोरखवाणी सुरसा 4। तो 1 2 3 4 ये तो बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से बेलकोट का नौला व जाह्नवी नौला कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल में। तो इसकी हम बात करते हैं तो जाह्नवी नौला की अगर बात करता हूं तो ये आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, इसी में अगर बोलेगा कि एक हथिया नौला कहाँ है, देखिए एक हथिया देवाल की बात करेगा तो पिथौरागढ़ में है, एक हथिया नौले की बात करेगा तो वो चंपावत में है। क्लियर है, ये भी याद रखना। 61वां है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं वो कैसे हैं। ठीक है, बांज के भी और बुरांस के भी। उपोष्ण कटिबंधीय वनों की विशेषता है, उप उच्च पर्वतीय वनों की विशेषता है, समशीतोष्ण फलों की विशेषता है या फिर उपरोक्त सभी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ये है समशीतोष्ण वनों की विशेषता है। और अभी देखना आपके जो बुरांस होंगे वो खिलने से हो जाएंगे, और बांस तो ठीक ही है पेड़ का। ठीक है, जटा कैसे, क्योंकि जटा भी कहते हैं उसको। ठीक है, नदियों को समाये हुए अपने उसमें, और बांस की लकड़ी भी इंपोर्टेंट, जलाने के लिए भी काम आती है। और इसके बाद आपकी उसके पानी के लिए भी काम आती है। पानी जहाँ पे बांस के जंगल होंगे वहां पानी के स्रोत होंगे आपके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी पत्तियां गाय को भी खिलाई जाती हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62वां है, शंकर गुफा कहाँ स्थित है, बागेश्वर, कोटद्वार, श्रीनगर या फिर देवप्रयाग में। तो शंकर गुफा कहाँ है, देवप्रयाग में है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 63वां है, डीडी शर्मा को जाना जाता है। चलो अब डीडी शर्मा से अगर डीडी शर्मा का नाम आ ही गया तो मैंने ना डीडी शर्मा की यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें मैंने उत्तराखंड के जो शब्दकोश वाली जो डीडी शर्मा की बुक है ना वो करवाई हुई थी। तो आप देखिए 12 से 13 वीडियो में मैंने अ से लेके ज्ञ तक पूरे जितने भी शब्द होते हैं सभी कवर कर रखे हैं। आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2-3 शब्द तो यहाँ पे आ ही रहे हैं। ठीक है, उसमें ये है, ऐसा नहीं है कि उसमें जो शब्द वही आ रहे हैं, बट जैसे मैं सपोज एग्जाम देता हूँ, अल्मोड़ा लिया है तो अ से है ना अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा के बारे में भी उसमें बताया हुआ है। तो उसमें शब्द वाइज पूरा आपका जो सिलेबस होता है उसका पूरा कवर कर रखा है। ठीक है, कोई भी शब्द जो होगा कत्यूरी क से शुरू होगा तो कत्यूरी के बारे में, जो भी शब्द उत्तराखंड में, कालसी का से संबंधित है, क से संबंधित है कालसी। ठीक है, ऐसे खगमरा कोट ख से संबंधित है, सब कुछ इसमें करवा रखा है। आप जाके एक बार देख सकते हैं। जैसे ऋषि से संबंधित ऋषिकेश के बारे में बता रखा है,
तो इस टाइप से बताई है, तो इसमें क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा और भी शब्द मिल जाएंगे। लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो क्वेश्चन पूछा था, डी शर्मा को जाना जाता है तो हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर, हिमालय वनस्पतियों के विशेषज्ञ के तौर पर, संविधानविद के तौर पर, या फिर यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। तो डी शर्मा का ज्यादा जो ख्याति प्राप्त है वो किसमें है, तो हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर इनको जाना जाता है, डी शर्मा जी को। ठीक है, अगला है, चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था। ठीक है, तो ये आजकल ना ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये 2/18 जो इनकी रेजिमेंट थी ना, उसने यहाँ पे मना किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे अगला है 65, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे, विश्वचंद्र चंदोला, मुकुंदी लाल, ललिता प्रसाद नैथानी, या फिर श्रीदेव सुमन। तो गढ़वाली समाचार पत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा विश्वचंद्र चंदोला जी। अगला है 66, गर्म पानी कुंड गौरी कुंड का संबंध किस जनपद से है। देखिए, तो गर्म पानी की बात कर रहा है कुंड, तो गौरी कुंड का संबंध चमोली, उधम सिंह नगर में तो होगा नहीं गौरी कुंड, टिहरी या फिर रुद्रप्रयाग में। तो ये आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, एक में होल्ड करना, तो पानी पी लेता हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 67 है, निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। कथन एक दिया हुआ है, एंटिंगसन के अनुसार बंगाल के पाल तथा सैन राजाओं ने कुमाऊं को विजित किया, जिस कारण मुंगेर, भागलपुर व कत्यूर घाटी के तामपत्रों में समानता देखी जा सकती है। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो एंटिंगसन ने कहा था कि जो बंगाल के पाल तथा सैन राजा थे, तो उनने कुमाऊं पर विजिट किया था, और जिसके कारण जो मुंगेर है, भागलपुर है और कत्यूर घाटी के जो तामपत्र है ना, उनमें समानता दिखती है। जो कत्यूर घाटी से यहाँ पे तामपत्र मिले हैं, जो मुंगेर से मिले हुए हैं, या जो भागलपुर से मिले हुए हैं। ठीक है, तो इनमें समानता है कहीं ना कहीं। अगला है, गमागमी कार्तिकेयपुर राजवंश में चिट्ठी ले जाने वाला कर्मचारी होता था जो डाकियों का काम करता था। तो डाकिया जो आता था ना, तो चिट्ठी वगैरह आता था। बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 68 है, कलियर शरीफ स्थित है हरिद्वार, देहरादून, देवल। देखिए, हरिद्वार जो कलियर शरीफ है ना, ये कहां पर है, ये आपका रुड़की में है। ठीक है, तो कहां पे इसको हरिद्वार मानेंगे अभी हम, क्योंकि ऑप्शन में हमको यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। ठीक है, जगह का नाम नहीं दिया हुआ है। 69 है, सही विकल्प का चुनाव करना है। पहले हम बुरांस की बात करेंगे। तो बुरांस क्या है, एक हृदय देखभाल में काम आता है। ठीक है, तो हृदय की जो दवाई, मतलब जिसको हार्ट की बीमारी वगैरह, तो कहते हैं कि बुरांस का उनको जूस पिलाओ, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो पहला तो हम इसको सही मानेंगे। अब ब्राह्मी की बात करेंगे, तो स्मरण शक्ति का खून साफ करने में जो ब्राह्मणी होती है, हरिद्वार में ज्यादा मिलती है। ठीक है, इसका कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब गिलोय की बात करेंगे, तो गिलोय का जो जड़ होती है, जो होता है, ठीक है, तो गिलोय मतलब क्या है, फिसलन टाइप होती है इसमें। ठीक है, तो गिलोय जैसे खासकर आपने किसी को कोरोना अगर हुआ होगा, तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम के लिए काफी अच्छा है गिलोय। या बुखार भी आता है तो आप गिलोय का रस पीना, बहुत होता कड़वा है बहुत ज्यादा। ठीक है, नहीं भी पाओगे आप पाओगे, बट ये होगा कि अगर एक बार पीते हैं, क्योंकि हमें तो मेरे पापा ने घर पे लगाया हुआ है, तो गिलोय हम कुछ भी होता है तो खा लेते हैं। मतलब बहुत कड़वा होता है, बट अगर गिलोय का आप एक बार पी लेते हैं ना, तो उससे आपका क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है। ठीक है, प्लेटलेट जल्दी बढ़ जाती है। जैसे डेंगू होता है तो उसमें गिलोय पीते हैं, तो आप लोगों ने पिया भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों यहाँ पे सही दिए हुए हैं। 70 है, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार किसने की थी, जे मार्टिन ने, के फो ने, डी वॉल्टन ने, या फिर स्टॉबेल ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आपका के फो। 71 है, यहाँ पे कौन सा युग्म सही है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, जो कि आपका सही है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में, बिल्कुल सही है। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में, ये भी सही है। उपरोक्त तो सभी क्या है, राइट दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, 72 है, यहाँ पे उत्तराखंड में संबंधित कुछ महिलाओं के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है। तो महिलाएं और उनके जन्म वर्ष यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी थोड़ा आपके लिए अल्पटा हो सकता है, बट एक दो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं तो आपको ट्राई करना है कि हो सके। ठीक है, जरूर नहीं है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से आपको कुछ नहीं जाने वाला है, क्योंकि आपको कट ऑफ के लिए 75 78 नंबर ही लेके आने, मतलब 74 73 मान के चलो। एक क्वेश्चन आप अगर नहीं आ रहा है तो इस दिमाग को खपाओ, नहीं आ रहा है तुक्के मार रहे हो मार लो, क्योंकि 0.25 भी जाएगा, बट नहीं आ रहा है तो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आपको 100 में से 100 नंबर वहां पे नहीं आने हैं। तो देखिए 72 पहली बात करेंगे, सरला बहन की बात करेंगे तो 1901 हो जाएगा सरला बहन का। ठीक है, वैष्णो देवी शाह की बात करूंगा तो ये 1902 हो जाएगा। कुंती वर्मा की बात करूंगा तो 1906 हो जाएगा ये। और अगला गौरापंत शिवानी की, सॉरी 4 हो जाएगा। गौरापंत शिवानी की बात करूंगा तो 1903। अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन से ना आप कैसे सही कर लेते हैं बता रहा हूं मैं। अब देखिए, इन तीनों को बाई चांस आपने नहीं पढ़ा, इनके जो ईयर था, बट गौरापंत शिवानी को तो आप पढ़ते हैं ना, जब रचिताओं के पढ़ते हैं। मैंने पहले कहा था, इस लास्ट ईयर भी जो पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे जय शंकर प्रसाद के बारे में बात करूंगा, उनका जन्म कब हुआ था, सुविधानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो उनके तो पढ़ लो। इन तीनों के आप नहीं भी पढ़ते, आपको अगर गौरापंत शिवानी का 1923 पता होता, ये कहां पे हुई थी, ये राजकोट गुजरात में पैदा हुई थी।
तो बिल्कुल यहां से आपका बिल्कुल सही होता है। देखिए डी का क्या था, 4 का आपका 3, तो 4 का 3 देखिए 4 का 3 का आपका खाली यहीं पे दिया हुआ था, तो यहां पर भी नहीं था, यहां पर भी नहीं, यहां पे नहीं था, तो यहीं से बिल्कुल राइट हो जाता। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, देखिए 1 2 4 3 दिया है, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी मिल जाते हैं, बट बड़ी बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो आप वहां पे छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। देखिए पेपर हर कोई देता है, स्मार्ट जी दिखानी पड़ती है एग्जाम को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो आप कितना स्मार्टली वर्क कर रहे हैं वहां पे वो डिपेंड करती है, यानी कि गधाओं की तरह बस करते जा रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ भी दो, नंबर माइनस होने से। एक चीज यहाँ बता देता हूँ 2 मिनट रोक के, देखिए कभी ना आप क्या करते हैं, आपको ना 75 क्वेश्चन आते हैं बाई चांस, 25 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपने 75 किए, आपको लग रहा है मेरे क्या है इसमें से 73 के आसपास मेरे सही है, 1 2 क्वेश्चन गलत है, चलो मैं 73 मान लेता हूं या 70 मान लेता हूं, 73। अब क्या करेंगे आप लोग, 10 क्वेश्चन हम आप लोग ना क्या करेंगे, अगर 25 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या 28 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आइए आप लोग, जो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें ए या बी या 1 2 में लग रहा है, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दो, 20 क्वेश्चन छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब कभी क्या होगा ना, इस 8 में से आपके 4 5 सही हो जाएंगे, गलत अगर 2 भी गलत होते 3 भी गलत होते तो आपके 1 या 1.5 नंबर ही जाएगा। बट यहाँ 73 आपके सही थे और आपने 8 में से 8 भी किए आपने, तो 3 4 भी सही हो गए, तो आप सीधे क्या बोले 77 पहुंच गए। इसमें 2 भी गलत होते हैं ना, तो आपके 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन गलत भी होते हैं तो 1 नंबर जाएगा, तो 76 नंबर फिर भी आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये अगर वहां पे आप लगाते हैं ट्रिक तो कहीं ना कहीं ये काम कर सकती है, ठीक है। बट अब ये नहीं है कि आपको वहां पे सभी अटेंड आपको 75 आ रहे थे, अब जाके और करके आता हूँ 25 क्वेश्चन और लगा के आ गया, अब टाइप 25 गलत चले गए, तो 25 गलत होने में आपके सीधे से सीधे वहां पे 8 7 8 नंबर सीधे चले गए, और यहाँ 75 से आप 67 पे आके कट ऑफ से बाहर हो गए। तो ये चीजें दिखनी होती है, सभी नहीं लगाने होते हैं। हाँ आपके 70 सही हो रहे हैं तो आप 10 15 में लगा सकते हैं, ये नहीं कि आप सभी लगा के, ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। बाकी वो आपकी इच्छा है। हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 73 है, निम्न कथनों में विकल्पों में से विश्व मेले का आयोजन किया जाता है, तो विश्व मेला कहां पे लगता है, तो जौनसर बावल में लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 74 है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है, तो पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में, चमोली में या फिर टेहरी में, तो वशिष्ठ गुफा की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका टेहरी में है, ठीक है। 75 है, अल्मोड़ा के निकट लाखोडियार पर लाल रंग के उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वो किस काल की बताई गई है, कुषाण काल, पाषाण काल, चंद काल या फिर वैदिक काल, ठीक है। सिंपल है ये, पाषाण कालीन है वो। आगे है 76 है, देखिए अब यहां से ना आपका 2 क्वेश्चन निकल गए, एक तो 3 क्वेश्चन निकले, एक तो पाषाण कालीन है वो बिल्कुल सही है, एक अल्मोड़ा में लाखोडियार है, अब लाखोडियार का रंग कैसा है, लाल रंग है, 3 क्वेश्चन आपको यहीं से रिवाइज हो गए, ठीक है। 76 है, गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी, पहला कह रहा है गोरखा शासन सैनिक शासन था, ये तो आपका क्या है सही है, ठीक है। सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में ही होती थी, बिल्कुल सही है, सैनिकों से नियुक्ति करते थे। सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, बिल्कुल ये भी सही है। गोरखा राजा केवल स्थायी सेना नहीं, स्थायी सेना नहीं रखते थे, गलत हो जाएगा, केवल स्थायी नहीं होती थी और भी होते थे, ठीक है, 2 टाइप के होते थे इनके पास, तो ये गलत हो जाएगा, तो गलती पूछा था आपका, ठीक है। इनमें कौन सी विशेषता नहीं थी, क्योंकि स्थायी नहीं थे और भी होते, 2 सूबे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए 77 है, सही युग्म का चयन करना है, पहला दिया हुआ है त्रिपुरी देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, ये आपका क्या है सही है। मंगला देवी मंदिर अल्मोड़ा में सही है, सीतावनी देवी मंदिर नैनीताल में बिल्कुल सही है, तो तीनों सही हो जाएंगे, डी हो जाएगा, ठीक है। 78 है, उत्तराखंड के व्यक्ति तथा उनके विशिष्ट क्षेत्र में योगदान के संदर्भ में सूचियों का मिलान करना है, पहले हमारे व्यक्ति दिए हैं और साथ में उनका क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे स्किप कर सकते हो, देखिए यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन आ गए, कभी एक ही, 2 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 97 8 करो, 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो अगर नहीं आ रहा है तो, बट कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक कुछ कुछ नाम जो है 1 2 नाम सुने हुए हैं, 1 2 नाम से यहाँ पे क्या होता है निकल जाता है, ठीक है। तो पहला देखिए ब्रिजनंदन प्रसाद जी का कृषि वैज्ञानिक है, ठीक है, ये आपके 1 हो जाएगा। प्रोफेसर दीवान सिंह भाकुनी की बात करूंगा तो औषधि विज्ञानी है, तो इनका चौथा हो जाएगा। नीलांबर पंत की बात करता हूं तो भौतिक विज्ञानी, ये तो सॉरी और अंतरिक्ष विज्ञान, ये तो आपको पता है कि नीलांबर पंत के बारे में पढ़ते हैं आप लोग, तो आपका 3 हो जाएगा। और डॉक्टर कृष्ण जोशी की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 1 4 3 2, तो 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है आपका। अगला है उत्तराखंड में हाथ से बुनकर तैयार किए जाने वाले दन को जीआई टैग दिया गया है, यह उत्पाद की जनजाति से संबंधित है। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ पे बताऊं, जो मुंशियारी है ना, मुंशियारी में जो यहाँ पे मुंशियारी का दन जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, जो भेड़ से ऊन वगैरह निकलता है उससे बनाते हैं। अब क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, हाँ चलो आंसर में है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ तो मुंशियारी में है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति कौन सी है। अब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए थारू तो उधमसिंह नगर में रहती है, वहां पे होगी नहीं, वनरौत पिथौरागढ़ में, ठीक है, तो मान सकते थोड़ा बहुत कहीं कहीं रहते, बॉक्सा नहीं, भोटिया, ऑप्शन ए हो जाएगा, भोटिया जनजाति। भोटिया को ही हम कहते हैं सौका जनजाति, और पिथौरागढ़ खासकर बात करेंगे तो भोटिया को सौका कहते हैं वहां पे, ठीक है। और उत्तरकाशी में जार कहते हैं उनको, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 80 है, तुरी और रसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? अवनद्य वाद्य, सुधीर वाद्य, धनवाद्य या फिर तो वाद वाद्य। तो आपका तुरी और रसिंगा की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका सुधीर वाद्य यंत्र है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे उत्तराखंड क्वेश्चन। कोई मजा आया क्वेश्चन में? अब हमारे हिंदी क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो गढ़वाली मुहावरों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कह रहा है साहसी कार्य या बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए गढ़वाली में मड़खान या बलदा सिंह पकड़ना। ठीक है, तो सिंह जो बलदा होते हैं, मतलब जो बल्द मतलब जो आपका क्या कहते हैं इंसान होता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, उसके जो सींग होते हैं उनको पकड़ना, मतलब मखलिया बलदा सिंह पकड़ना। मुहावरे का अर्थ क्या आता है? साहसी कार्य। बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही दिया हुआ है। ठीक है, अब ज्यादा मुझे गढ़वाली पढ़नी नहीं आती, मतलब समझ में कम आती है, तो मतलब इतना तो पता चल रहा है कि ये बलदा सिंह पकड़ने और सिंह पकड़ने की बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा ना, जो खतरनाक सिंह होता है, कहीं कहीं आप साउथ में देखते हैं तो बैलों की वहां पे क्या होती है, आपस में बैल को पकड़ते हैं, सिंह उसके सिंह पकड़ने का ट्राई करते, कंट्रोल करते हैं। तो कहने का मतलब वही है यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी उनमें गढ़वाली कुमाऊनी में थोड़ा फर्क तो पड़े। चलो, तो पहला हमारा यहाँ पे क्या है, सही दिया हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है माटू डर्ण्यो गढ़वाली मुहावरा पुराने झगड़े को भुला देने और सुलह करने से होता है। हाँ, तो जो पुराने झगड़े या होते थे उनको भुला देना, उनको सुलह में कहते हैं कि मिट्टी डाल देते हैं, मतलब। ठीक है, ये आई थिंक माटू डलवन यही महत्व है। ठीक है, आप लोग गढ़वाल से देख रहे हैं तो गढ़वाल से तो बहुत लोग वीडियो देखते, बताना कि मैं सही कह रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो ये भी सही दिया हुआ है, तो दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गलतियां होंगी तो आप लोग बताइए ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ, कोई हमें सीख के नहीं आए हैं, और जो चीज जहां से नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतनी ज्यादा नॉर्मल पढ़ाई टाइप समझ में आता है तो वो समझ में आया, बाई चांस गलत कुछ होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी बता सकते हैं मुझे। 82 है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो ये आपका सिंपल है, इसको कहते हैं अधिक्यता। अगला है 83, जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण है? जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासीशील या फिर जिज्ञासु। तो ये बिल्कुल जिज्ञासु कहते हैं उसको, जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण जिज्ञासु होता है। 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग में त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो कह रहा है क्षीर का खीर, पहला ये दिया हुआ है, नहीं। करकट का केकड़ा, ये भी सही है। पीपल का पीपल, हाँ, ये तीन सही दिए हैं, पर हमको त्रुटिपूर्ण था। ठीक है, तो फुल्ल का फुलिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। 85 है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? ठीक है, अब महादेवी वर्मा की आपको पता होनी चाहिए रचनाएं, इनका जो प्रकाशन का जो टाइम है। ठीक है, तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदी गीत। देखिए, अगर हम महादेवी की रचनाओं की बात करते हैं तो निहार जो आती है ना, निहार आता है आपकी 1930 में आती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया रश्मि, दिया रश्मि होती है 1932 में। अगर हम निर्जा की बात करते हैं तो 1934 में आती है, और इसके बाद जो सांदी गीत की बात करूंगा तो 1936 में आती है। ठीक है, इसके साथ ही एक इसमें एक है दीपशिखा की बात करूंगा तो वो 1942 में आई थी, और यामा की बात करूंगा तो 1936 में आई थी, यामा 1936 में आई थी। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे दिए थे निहार दिया था 1930, रश्मि दिया हुई थी, ठीक है, 1932, तो हमारा ये ऑप्शन सही बैठा है, और निर्जा 1934 और सांदी 1936 में, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही बैठा है। ठीक है, 86 है यहाँ पे। अनुशासन शब्द है, तो अनुशासन शब्द कैसा है? अनुशासन आपका यौगिक शब्द है, एक अनु और शासन दो से मिला हुआ है, यौगिक मिला हुआ है। ठीक है, मतलब यौगिक शब्द है, मतलब कहने का मतलब अनु और शासन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 87 है, निम्न में से कौन सा शब्दावली युग में शब्द में संबंधित नहीं है? कह रहा है, पहला कह रहा है धुरपलो, मकान की छत का ऊपरी भाग तो धुरपलो कहते हैं। ठीक है, जो कि सही दिया हुआ है। परोठों की बात करेंगे, दही जमाने का जो कास्ट होता है उसको परोठो कहते हैं, ये भी सही है आपका। अगला कह रहा है मटियालनु, अनाज साफ करने की छलनी जो होती है उसको मटियालनु कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया हुआ है। चाशनी, छोटी ककड़ी, नहीं, जो चाशनी होता है ना, चाशनी तो वो होती है ना कढ़ाई टाइप हो, चाशनी तो कढ़ाई को कहते हैं। ठीक है, तो छोटी कढ़ाई नहीं होती है, वो बड़ी होती है चाशनी, उसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। चलिए, ऑप्शन नंबर डी। 88 है, सूर्योदय से पहले का समय के लिए एक शब्द कौन सा है? प्रातः काल कहते हैं, उषा काल कहते हैं, या फिर गोधूली। देखिए, जो गोधूली है ना उसको शाम का समय कहते हैं, जब क्या होता है, जब जंगल से जो आपकी गाय बछड़े होते हैं वो चल के वापस आते हैं तो उसके टाइम गोधूली कहते हैं। ठीक है, बट जो सूर्योदय से पहले का समय बताया है तो इसको कहते हैं आपका उषा काल कहते हैं। ठीक है, चलिए, 89 है, निम्न में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो कहने का मतलब यह कह रहा है कि कोई भी अगर सरकारी स्तर है उसमें अधिकतर जो भारतीय गजट है उनमें हम लोग क्या करते हैं, सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना को प्रसंग के बारे में लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको सिंपली कहा जाता है अधिसूचना कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रेस प्रतिनिधि शब्द है तद्भव, देशज, संकर शब्द या फिर तत्सम शब्द। तो ये है आपका संकर शब्द है एक। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अगला है 91, अगर तू पुगड़ा जाली तैमीनी ओलू। कहने मतलब अगर तू पुंगड़ा जाली तमी मी भी ओलू, मैं भी ओलू मतलब, ठीक है, मैं भी आऊंगा तू वहां इस टाइप से। तो इसमें कह रहा है ये क्या कह रहा है, तो ये संकेत दे रहा है उसको, प्रश्न कर रहा है, इच्छावाचक कह रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं कह रहा है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, उसको संकेत दे रहा है, अगर तू ऐसा करेगी तो मैं ये करूंगा, उसको संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, अगर तू पुंगड़ा जाली तो मैंने ऊनू, मतलब मैं भी तेरे साथ आऊंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको संकेत दिया जा रहा है उसको। यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं करा जा रहा है, यहाँ पे कोई इच्छा भी नहीं जाहिर हो रही है। ठीक है, तो सिंपल है, वो संकेत दे रहा है उसको इसके बारे में। अगला है, एक प्रत्यय किन शब्दों में है, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, इन सभी में। तो इन सभी में क्या है, एक प्रत्यय लगा है, लास्ट में भी एक लगा है। प्रत्यय लास्ट में लगता है, उत्तर के पहले लगता है। ठीक है, 93 है, किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये तो सिंपल ही है। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे डॉक्टर है तो शॉर्ट डॉक्टर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा ना, तो ये ऑप्शन नंबर संक्षिप्त सूचक बी हो जाएगा। 94 है, कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, त्र, ज्ञ, झ या फिर घ। देखिए संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, त्र भी है, ज्ञ भी है, छ भी है, बट घ क्या है, संयुक्त व्यंजन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 95 है, निम्न में से कौन गुण संधि के उदाहरण है, तो सुरेंद्र, परमेश्वर, एनबी दोनों या फिर पित्राज्ञा। तो इसमें से क्या कह रहा है, गुण संधि। तो गुण की अगर बात करूंगा, गुण तो यहाँ पे दो ही दिए हैं, सूर्य एक लग के जहां पे दिख जाएगा ना, सीधे गुण मार देना उसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 96 है, संज्ञा और विशेषण दिए हैं, उनको मैच करना है। ठीक है, पहला कह रहा है नाच की अगर बात करूंगा तो नाच क्या है, नजीली हो जाएगा, नाच का नजीली हो जाएगा। ठीक है, ये पहला 4 हो जाएगा। खुद की बात करूंगा तो खुद का हो जाएगा, खुदेड़ हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। रंग की बात करेंगे तो रंगीलो हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। और सच का सजीलो हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो 4231 सॉरी 4231, तो 4231 ऑप्शन नंबर बी। 97 है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल काती सी। ठीक है, तो कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति सी। तो अलंकार बताना है यहाँ पे। ठीक है, अब किस चीज की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है ये आपको देखना है। तो उपमा अलंकार है यहाँ पे, सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 98 है, इनमें से उड्डयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उड्डयन। देखिए उड्डयन, ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट होगा, तो देख सकते हैं उत बन जाता है, क्या बनता है, उत बन जाता है। ठीक है, तो उत वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी देखिए यहाँ पे हलंदी था, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 99 है, इनमें से कौन सा शब्द अब्ज शब्द का पर्यायवाची है, वासव, मयूख, अर्ची या फिर तामरस। तो यहाँ पे अब्ज का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो अब्ज की बात करूंगा तो ये हो जाएगा तामरस हो जाएगा। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है रहने वाला है, कौन सा युग्म अर्थ के अनुसार सही सुमिलित है, अर्थ के अनुसार। गौशाला को छान कहते हैं, तो गौशाला जो होती है ना, कुमाऊनी में तो छाना कहते हैं। ठीक है, छाना, ठीक है, छाना बलोरी गाना भी था, वो अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे गौशाला को छान कहते हैं, जो कि आपका क्या है, सही दिया हुआ है। चूल्हा का चूल कहते हैं, ठीक है, जो खाना बनाते हैं आप लोग, मिट्टी का चूल्हा जो होता है उसको चूल कहते हैं। पत्थर को ढोंगे, जो पत्थर होता है उसको ढोंग कहते हैं, ढूंगा हन्यून तेरे मुंह में, मतलब तेरे सिर में पत्थर मार दूंगा। ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए पढ़ा समझ में ना उल्टे सुल्टे जैसे आते दिमाग का, बट याद होना मैटर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सभी सही है हमारे। तो ये था हमारा आज का इंपोर्टेंट लेक्चर, 100 क्वेश्चन। कितने सही हुए आपके क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग। ऐसे आप लोगों को बीच बीच में प्रैक्टिस कराते जाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जितने क्वेश्चन मैंने पूछे उसका आंसर आपको देना है। आज तो आई थिंक कम पूछे हैं, बट आपको इसको जरूर लिखना है। ठीक है, आपका कितना स्कोर यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए आज का इतना ही रखते हैं, एंजॉय कीजिए अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।